दुनिया में पावर का बैलेंस तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में है ब्रिक्स ग्रुप का विस्तार। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असल में मतलब क्या है। क्या हम एक नई दुनिया की शुरुआत देख रहे हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो नया और बड़ा होता हुआ देशों का क्लब है, क्या ये पश्चिम मतलब वेस्ट के दबदबे का अंत है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये नया ब्रिक्स ब्लॉक आखिर है क्या। देखिए, इसकी शुरुआत एक इकोनॉमिक आइडिया के तौर पर हुई थी, लेकिन बहुत जल्दी ये एक पॉलिटिकल ताकत बन गया। इसका सफर देखिए, 2009 में पहली मीटिंग हुई, 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया और फिर 2024 में हुआ इसका अब तक का सबसे बड़ा विस्तार। मतलब साफ है, ब्रिक्स अब दुनिया में एक बहुत अहमियत रखने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब जरा इस नए बड़े ग्रुप का वजन समझिए। दुनिया की करीब करीब 45% आबादी, दुनिया का 35% जीडीपी और ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का 30% हिस्सा। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर पावर का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर। इस ग्रुप की सबसे बड़ी वजहों में से एक है अमेरिकी डॉलर से अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश। इस पूरी स्ट्रैटेजी को कहते हैं डी-डॉलराइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है फाइनेंशियल आज़ादी हासिल करना, एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस के लिए सिर्फ डॉलर पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो सवाल ये है कि देश ऐसा करना क्यों चाहते हैं? देखिए, इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। पहली, अपनी इकोनॉमी को अमेरिकी डॉलर के उतार चढ़ाव से बचाना। दूसरी, यूएस सैंक्शंस जैसे पॉलिटिकल प्रेशर से बचना। और तीसरी, अपनी खुद की करेंसीज जैसे चीन के युआन को ग्लोबल ट्रेड में आगे बढ़ाना। कुल मिलाकर ये अपनी इकोनॉमिक आज़ादी की एक खोज है। और यहीं पे हमें दुनिया के दो अलग अलग फाइनेंशियल सिस्टम्स की सोच का टकराव दिखता है। एक तरफ है ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जिसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ लीड करते हैं, जो लोन तो देते हैं पर अक्सर उसके साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक शर्तें भी लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं ब्रिक्स के बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक। इनका मकसद है विकासशील देशों को बिना किसी पॉलिटिकल शर्त के फाइनेंसिंग देना। पर बात सिर्फ डॉलर या पैसों की नहीं है। ये जो फाइनेंशियल आज़ादी की कोशिश है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल सोच का हिस्सा है। और वो सोच है दुनिया में अपनी एक मजबूत जगह बनाने की। मतलब ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये ग्लोबल पावर के स्ट्रक्चर को ही बदलने की कोशिश है, ताकि उभरते हुए देशों को, जिन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है, उन्हें दुनिया में एक बड़ी और बुलंद आवाज मिल सके। ब्रिक्स इसी ग्लोबल साउथ का चैंपियन बनना चाहता है। अब इसमें भी अलग अलग देशों की सोच अलग है। जैसे कि रूस को ही ले लीजिए। रूस के लिए तो मकसद बिल्कुल साफ है, एक पोस्ट अमेरिकन दुनिया बनाना। मतलब एक ऐसी दुनिया जिसमें अमेरिका का दबदबा ना हो। वो ब्रिक्स को सीधे सीधे वेस्ट को चैलेंज करने वाले एक प्लेटफॉर्म की तरह देखते हैं। लेकिन ग्रुप के अंदर भारत जैसे दूसरे बड़े देश भी हैं जिनकी सोच थोड़ी अलग है। भारत मल्टी अलाइनमेंट की स्ट्रैटेजी पर चलता है। इसका मतलब है कि वो किसी एक गुट के खिलाफ नहीं है, बल्कि सबसे रिश्ते रखकर अपनी आज़ादी बनाए रखना चाहते हैं। भारत नहीं चाहता कि ब्रिक्स एक कट्टर एंटी वेस्टर्न ग्रुप बने, और साथ ही वो चीन के पूरे दबदबे से भी बचना चाहता है। तो भारत के लिए ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। लेकिन जितनी ताकत बढ़ी है, उतनी ही मुश्किलें भी सामने आ रही हैं। इस ग्रुप के अंदर ही कई बड़ी चुनौतियां और मतभेद हैं जो इसकी कामयाबी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। और शायद सबसे बड़ी चुनौती है चीन का आर्थिक दबदबा। आप देखिए, इस ग्रुप की कुल जीडीपी में से करीब 70% हिस्सा अकेले चीन का है। भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन वो भी बहुत पीछे है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई बराबर के सदस्यों का क्लब है, या फिर ये एक चाइना सेंट्रिक क्लब बनता जा रहा है। और ये जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है, ये इनके आपसी व्यापार में भी साफ दिखता है। ज्यादातर ट्रेड बाकी सदस्य आपस में नहीं करते, बल्कि चीन के साथ करते हैं। मतलब एक तरह से ये चीन के इर्द गिर्द घूमने वाला एक ट्रेड नेटवर्क बन गया है। और जरा इस ग्रुप की डाइवर्सिटी देखिए। एक तरफ भारत और यूएई जैसे देश हैं जो अमेरिका के स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, तो दूसरी तरफ ईरान है जो अमेरिका का विरोधी है। एक तरफ अमीर देश हैं जो कर्ज देते हैं, तो दूसरी तरफ इथियोपिया जैसे देश हैं जो खुद भारी कर्ज में डूबे हैं। अब इतने अलग अलग हितों वाले देशों के बीच किसी एक बात पर सहमत होना कितना मुश्किल होगा, ये आप सोच सकते हैं। तो इन सारी महत्वाकांक्षाओं और अंदरूनी मुश्किलों को देखते हुए सवाल ये है कि इस नए और ताकतवर ग्रुप का भविष्य क्या है, ये किस दिशा में जाएगा। और यही हमें सबसे बड़े सवाल पर लाता है
क्या ब्रिक्स प्लस पश्चिम के खिलाफ एक मजबूत गुट बनकर उभरेगा, या फिर ये ग्लोबल सिस्टम को सुधारने वाला एक ब्रिज, एक पुल बनाने का काम करेगा? सीधा सवाल ये है, ये दुनिया को तोड़ेगा या जोड़ेगा? एक बात तो साफ है, ब्रिक्स प्लस का आगे बढ़ना सिर्फ एक पावर शिफ्ट नहीं है। ये इस बारे में एक बुनियादी सवाल है कि भविष्य में हमारी दुनिया के नियम क्या होंगे, और इस सवाल का जवाब अभी लिखा जा रहा है। यही जवाब तय करेगा कि 21वीं सदी की दुनिया कैसी होगी।